तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्राइम की खबरें तो आप सुनाते रहते हैं, वीक में एक आध दिन थोड़ी ऐसी स्टोरी जिससे कुछ मोटिवेशन मिले, मोटिवेशनल स्टोरी इस तरह की भी सुनाया करें। तो मुझे खुद ये स्टोरी बहुत पसंद है जो आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को भी पसंद आएगी। आए तो ज़रूर बताइएगा। ताज होटल के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो पूरा ताज ग्रुप का होटल है, इसका जो पहला होटल बना मुंबई में, ताज महल पैलेस होटल, मुझे लगता है कि आप जितने लोग हैं सभी आप इसके बारे में जानते होंगे। बहुत सारे लोग वहाँ ठहरे होंगे, बहुत सारे लोगों ने तस्वीरों में देखी होंगी। हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान का ताज, ये ताज महल होटल, इसके बनने की कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। कैसे एक बेइज्जती की वजह से ताज महल होटल का जन्म हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पूरी कहानी शुरू करूं, करीब 119 साल पुराना हो चुका ये होटल। 14 साल पहले चलते हैं, 2008 में। 2008 26 नवंबर। आपको पता है मुंबई में 10 आतंकवादी घुसे समंदर के रास्ते, पाकिस्तान से आए थे और 10 के 10 मुंबई को जख्मी करने के लिए आए थे। ये 10 लोग जब मुंबई में उतरे, शाम का वक्त था। इसके बाद दो दो की टोली में 5 ग्रुप बनाया और अलग अलग हिस्सों में फैल गए, अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए। जिन्हें जिधर मौका मिला बस इन्हें लोगों को मारना था, चाहे वो वीटी स्टेशन हो, चाहे वो नरीमन हाउस हो, ओबराय होटल हो, और एक ताजमहल होटल भी था। तो अलग अलग जगहों पर ये लोग दाखिल हुए थे। ओबराय होटल में 350 मेहमान थे उस वक्त, और ताज होटल में जब ये आतंकवादी हमला हुआ तब करीब 450, 450 गेस्ट वहाँ पे रुके हुए थे। 8:30 के बाद ये लोग दाखिल हुए थे ताजमहल होटल में, ताज के पिछले इलाके से, जहाँ से कैटरिंग और बाकी चीज़ें और लॉन्ड्री के सामान जाते हैं, जो वहाँ के स्टाफ के लिए जो गेट है ताजमहल होटल के। जब ये आतंकवादी वहाँ घुसे थे तो आमतौर पर जितने भी मेहमान थे ताज में ठहरे हुए थे, करीब 450, ज़्यादातर लोग खाना खा रहे थे। कुछ खाना खाकर अपने रूम में चले गए थे, कुछ रूम में ही कुछ लोगों ने ऑर्डर दिया था। और उसके बाद वहाँ पे 4 आतंकवादी दाखिल होते हैं इन 10 में से, जो 10 पहुँचे थे। उन आतंकवादियों की बातचीत का पूरा ऑडियो भी रिकॉर्ड है। उसमें से कई आतंकवादी जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए और बात कर रहे हैं फ़ोन पे, वो कह रहे हैं, अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ। अपने आकाओं को जो पाकिस्तान में हैंडलर बैठे थे उनको बता रहे थे कि तो ऐसा लग रहा जैसे किसी मार्केट में, किसी मॉल में आ गए। ऐसा होटल मैंने कभी देखा नहीं। क्या शानदार होटल है, भटक जाऊंगा, इतना बड़ा है, क्या मुलायम मुलायम गद्दे हैं। ये सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग है और इस पर हम लोगों ने बहुत सारे शोज़ भी किए थे। तो आतंकवादी भी उस होटल में घुसकर उस होटल की चकाचौंध से एक तरह से चौंधिया गए थे, लेकिन फिर उसी होटल को वो बर्बाद भी कर रहे थे। करीब 60 घंटे तक, 60 आवर्स, 4 आतंकवादियों के कब्जे में था ये ताज होटल। इस दौरान में उन्होंने कमरे में घुस घुस कर मेहमानों को मारा। जिन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, उनसे नहीं खुला आतंकवादियों से, वो बचे रहे। कुछ बेड के नीचे, कुछ कहाँ यहाँ वहाँ छुपे रहे। बाद में एनएसजी की कमांडो दिल्ली से पहुंची थी। अलग अलग जगहों पे उन्होंने डेरा डाला, ताज में भी घुसे। और उसी वक्त का किस्सा है कि रात को ही, देर रात, जब ये खबर फैली कि मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ है और ताजमहल होटल में भी कुछ आतंकवादी घुस गए, तब उस वक्त टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन रतन टाटा, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सबसे पहले होटल पे फ़ोन किया था। कहते हैं कि घंटी बजती रही, फ़ोन उठाया नहीं। और वाजिब सी बात है, क्योंकि चारों तरफ वहाँ पे पैनिक, आतंकवादी घुसे हुए हैं, गोलियाँ चल रही हैं, तो जो भी स्टाफ है वो भी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। तो रिसेप्शन पे, बाकी जगहों पे कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। तो रतन टाटा परेशान हो गए और इसके बाद कहते हैं कि उनसे रहा नहीं गया और वो खुद अपनी गाड़ी में निकले और ताज होटल पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो वो अंदर जाना चाह रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, बोला सर यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, अंदर टेररिस्ट हैं, उनके पास हथियार है, हैंड ग्रेनेड है। धमाके की आवाज़ तब तक आनी शुरू हो गई थी और ऐसे में आपका अंदर जाना ख़तरे से खाली है नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड और बाकी तब तक फोर्सेस थी, उसके समझाने पे रतन टाटा वापस आए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि ताज होटल उनके लिए सिर्फ ये नहीं कि वो उसके ताज ग्रुप के चेयरमैन हैं और मालिक हैं उस होटल के। उस होटल, उसके कर्मचारी, उसके गेस्ट की उनको फ़िक्र थी और इसीलिए तमाम ख़तरा लेकर फ़ोन की जब घंटी पे किसी स्टाफ ने उठाया नहीं, वो खुद पहुंच गए और होटल के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये अपने आप में बड़ी बात है।
खैर 60 घंटे तक आतंकवादियों के कब्जे में रहा ताज। एनएसजी की कमांडो और बाकी टीमें पहुंची। सीसीटीवी कैमरे के जरिए एक एक करके आतंकवादियों के लोकेशन पता चला और फिर अंदर मुठभेड़ शुरू हुआ। 60 घंटे के बाद ताज को आज़ाद कराया गया, लेकिन आतंकवादियों ने ताज को बहुत नुकसान पहुंचा दिया था। तब तक बहुत सारे कमरे जला दिए उन्होंने। उसकी वजह ये थी कि कमरे के गद्दे और बाकी जगहों पे वो आग लगा रहे थे, और ताकि धुएं की वजह से वो उस धुएं की आड़ में रहे, या ये भी था कि जो मेहमान हैं बंद हैं वो धुएं में दम घुटे तो बाहर है उन्हें गोली मार दें। कई कमरों में तो वो हाउसकीपिंग और क्या क्या बंद कर भी नॉक कर रहे थे। बहुत सारे गेस्ट ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। लेकिन फिर सीसीटीवी कैमरा, हमारे एनएसजी के कमांडो, इन सब की वजह से 60 घंटे के बाद, आफ्टर 60 आवर्स, ताज होटल को आतंकवादियों के चंगुल से आज़ाद कराया गया। चारों आतंकवादी जो ताज में दाखिल हुए थे वो मारे गए, लेकिन साथ में 31 ताज के जो गेस्ट थे और कुछ एम्प्लॉई, उनकी भी जान गई। तो ताजमहल पे जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें 31 लोग मारे गए थे, 31, और 4 टेररिस्ट। 60 घंटे के बाद आज़ाद करा लिया गया। ताज पे जब आतंकवादी हमला हुआ इससे बहुत नुकसान हुआ। ताज 2 हिस्सों में बना हुआ, एक ताज पैलेस होटल है और उसके बराबर में एक टावर है। उस टावर को जो बनाया गया था वो भी होटल है। 1973 में शायद उसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन टावर में उतना नुकसान नहीं हुआ जो मेन ताज में हुआ था, और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था जो ताज की एक निशानी है, ताज का गुंबद, आलीशान, वो खूबसूरत जो दूर से आप देखते हैं, उस गुंबद में भी आग लगा दी गई थी और वहाँ से बड़े कई घंटों तक धुआं उठता रहा था। एक तरह से गुंबद को उन्होंने बर्बाद ही कर दिया था। इसके बाद 60 घंटे बाद आज़ाद हुआ, ताज बंद किया गया, लाशें वाशें निकाली गई। इसके बाद ताज के मरम्मत का काम शुरू हुआ। जहाँ जहाँ थोड़े बहुत नुकसान थे उसको ठीक किया गया, और करीब 1 महीने बाद 21 दिसंबर 2008 को ताज का कुछ हिस्सा इधर का खोला गया, जो जहाँ नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन गुंबद और बाकी चीज़ें जो थीं उसको बहुत नुकसान पहुँचा था। 26 नवंबर 2008 की ये बात है। करीब 2 साल लगे। 2 साल बाद 15 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2010 को ताज दोबारा बनकर तैयार हुआ। कहते हैं इस पर करीब $40 मिलियन का खर्च हुआ था, $40 मिलियन। तो दोबारा तैयार हुआ और 15 अगस्त 2010 को दोबारा ये मेहमानों के लिए खोल दिया गया, आतंकवादी हमले के 2 साल बाद। आतंकवादी हमले के बाद जो सबसे बड़े मेहमान इस ताज में आकर रुके थे वो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। हिलरी क्लिंटन भी आई थी। तो 2010 के बाद फिर से ताज की वही शान, वही रौनक लौटी और ताज फिर से अपनी जगह पे कायम रहा। तो ये थी ताज के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी कहानी। अब आते हैं असली ताज की कहानी के ऊपर। ये जो ताजमहल होटल है ये ताज ग्रुप का पहला होटल है जो उन्होंने बनाया था, और इसके बनाने की कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। हुआ ये कि 7 जुलाई 1896, 7 जुलाई 1896 को मुंबई में तब एक आलीशान होटल हुआ करता था जिसका नाम था वॉटसन होटल। ये वॉटसन होटल एक अंग्रेज़ था जो आया था यहाँ पर, उसने बनाया था। और मुंबई में तब जितने अंग्रेज़ थे, गोरे थे, यूरोपियन थे, मतलब उस वक्त सफ़ेद, गोरी चमड़ी और काली चमड़ी में बड़ा भेदभाव होता था। हिंदुस्तानी और ब्रितानी में बड़ा भेदभाव होता था। तो वॉटसन होटल में जो एक तख्ती लगी हुई थी कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, कुछ फिल्मों में भी आया कि भारतीय, हिंदुस्तानी और कुत्ते इस होटल में उनको आने की इजाज़त नहीं है। और उस वक्त ये बड़ी आम बात थी। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को हक़ारत की नज़र से देखते थे, चूँकि वो राज कर रहे थे, हम गुलाम थे, तो बहुत सारे भेदभाव होते थे। तो मुंबई का ये आलीशान वॉटसन होटल उस वक्त हुआ करता था जो सबसे आलीशान था, और अंग्रेज़ों के ज़्यादातर फंक्शन, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, ये सब उसी वॉटसन होटल में हुआ करते थे। बल्कि कुछ फिल्मों की स्क्रीनिंग भी वहाँ हुआ करती थी, लेकिन वहाँ इंडियंस अलाउड नहीं थे। 7 जुलाई 1896 को इसी वॉटसन होटल में एक फेमस लुमायर ब्रदर्स की एक फिल्म की स्क्रीनिंग होनी थी, लुमायर ब्रदर्स की। और उस वक्त टाटा ग्रुप के जो फाउंडर थे, जिन्होंने टाटा ग्रुप बनाई, कंपनी बनाई, जमशेद जी टाटा,
जमशेद जी टाटा को भी इनवाइट था, लुमायर ब्रदर्स की तरफ से, चूँकि वो एक अच्छे बड़े इंडस्ट्रिस्ट थे। जमशेद जी टाटा 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वॉटसन होटल में जाते हैं, लेकिन गेट पर उनको रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी को इस होटल में एंट्री नहीं है। अब उन्हें बुलाया गया था, बाकायदा वो मेहमान थे, उनके दोस्त ने उनको इनवाइट किया था, लेकिन दरवाजे पर बुलाकर बेइज्जती की गई और जमशेद जी टाटा को कहा गया कि चूँकि आप इंडियन हैं, यहाँ सिर्फ गोरे आएंगे, तो आप होटल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। बिना कुछ कहे जमशेद जी टाटा वहाँ से वापस लौट आते हैं, बट ये बात उनके दिल के अंदर घर कर जाती है। उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है। कहते हैं, जो किताबें लिखी गई हैं, किसी के बाद उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा होटल बनाऊं जो हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन होटल हो, लेकिन वहाँ कोई भेदभाव ना हो, वहाँ हर हिंदुस्तानी, गोरा, काला सभी आकर ठहर सके, मेहमानों के बीच में कोई भेदभाव ना हो सके। कहते हैं तब उन्हें यह आइडिया आया, और इस आइडिया के आने के बाद सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने मुंबई, साउथ मुंबई में कोलाबा के पास एक आलीशान होटल बनाने का फैसला किया। उस वक्त तक गेटवे ऑफ इंडिया की भी बुनियाद नहीं रखी गई थी, जो आज वहाँ पर सामने आप देख रहे हैं। 1896 में उन्हें वॉटसन होटल में घुसने से रोका गया था, जमशेद जी टाटा को, और 1898 में जमशेद जी टाटा ने उसी समंदर के किनारे कोलाबा के करीब ताज महल पैलेस होटल की बुनियाद रखी, उसका फाउंडेशन बनाया, और इसके बाद ताज का काम शुरू हुआ। इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे जिनको रखा गया बनाने के लिए, उनमें एक थे सीताराम खांडेराव और दूसरे थे मिस्टर D.N. मिर्ज़ा। तो खांडेराव और मिर्ज़ा ये 2 आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ताज का पूरा नक्शा तैयार किया। बाद में इसमें एक अंग्रेज़ इंजीनियर को भी इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि जमशेद जी टाटा भेदभाव नहीं कर रहे थे। उनका नाम था W.H. चैम्बर। तो ये ब्रिटिश इंजीनियर, आर्किटेक्ट सीताराम खांडेराव, D.N. मिर्ज़ा और W.H. चैम्बर इंजीनियर, इन तीनों ने मिलकर ताज का पूरा नक्शा, ताज का पूरा कंस्ट्रक्शन, इसकी इमारत, इसकी बुनियाद, इसका निर्माण, ये सारा काम किया। 1898 में बुनियाद रखी गई और 5 साल तक इस ताज का काम चला। 5 साल के बाद 16 दिसंबर 1903 को ताज बनकर तैयार हो गया। तब ताज के अंदर कुल 450 कमरे, बल्कि 560 कमरे बनाए गए ताज होटल में। इसके अलावा 44 स्वीट्स। तो ताज के होटल के अंदर 560 कमरे, 560 रूम्स और 44 स्वीट्स हैं। 16 दिसंबर 1903 को ताज पहली बार खुला मेहमानों के लिए, जबकि जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसकी बुनियाद रखी गई थी मार्च 31, 1911, यानी कि ताज के बनने के 8 साल के बाद, तो पहली बार रखी गई थी। उस वक्त 5 साल में ये ताज होटल बनकर तैयार हुआ था और इस पर कुल खर्चा आया था, जो लागत थी 25 लाख रुपए, 25 lakhs। 1900 मतलब 1898 से 1903 के बीच में 5 साल में ये जो 560 कमरे, 46 स्वीट्स, ये शानदार इमारत, ये गुंबद, ये कमरे, इन सब का खर्च था 25 लाख रुपए। हालांकि कहते हैं उस ज़माने में 25 लाख रुपए भी मतलब न मालूम कितने होंगे आज के हिसाब से अगर हम जोड़ें तो 16 दिसंबर 1903 को ताजमहल गेस्ट के लिए खोला गया, और जब खोला गया इसको तो उस वक्त कहते हैं कि पहली बार ताज होटल में पहले दिन 13 मेहमान आकर ठहरे थे, 13 बल्कि 17 गेस्ट आकर ठहरे थे इस होटल में। और उस वक्त इस होटल का किराया था, जो आम रूम थे उसके लिए 10 रुपये और जो थोड़े बेहतर थे उसके लिए 13 रुपये पर नाइट।
तो 10 रुपये और 13 रुपये पहली बार जो ताज का कमरे का किराया था वो रखा गया था। अब यहाँ पे एक कहानी तो आपको बता दी कि एक बेइज्जती से कैसे पैदा हुआ ताज। जमशेदजी टाटा को वाटसन होटल में रोका गया और फिर उन्होंने बनाया। लेकिन इसके साथ दो और कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक कहानी ये है कि उस वक्त मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर हुआ करते थे, जो जमशेदजी टाटा के भी अच्छे जानने वाले थे, दोनों में दोस्ती भी थी। कहते हैं कि चीफ एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया के उन्होंने कहा था जमशेदजी टाटा को कि मुंबई में आप, अब चूँकि आपका बिजनेस भी है तो आप उस वक्त मुंबई होता नहीं था, बॉम्बे कहते रहे थे, शुरू से मुंबई कह रहा हूँ, जबकि कहानी सुना रहा हूँ तब ये बॉम्बे था। तो उन्होंने कहा कि आपको बॉम्बे में अच्छे होटल नहीं है, और जो कुछ हैं एक दो तो वहाँ पे वही भेदभाव है हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ों के बीच, तो आप बॉम्बे में एक अच्छा होटल बनाएं। कहते हैं कि ये उनका आइडिया था। इसी से जुड़ी हुई तीसरी कहानी है। तीसरी कहानी ये है कि बल्कि उस वक्त 1896 में, 98 में ये सारी चीज़ें हुई थी और 96 में ही वाटसन होटल में रोका गया था। तो उस वक्त तक बॉम्बे में प्लेग फैला हुआ था, प्लेग की बीमारी थी और देश में हर जगह थी, बॉम्बे में भी ज़्यादा थी। तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग बॉम्बे नहीं आ रहे थे डर से, और बॉम्बे का चेहरा और बॉम्बे की तस्वीर, अब तो बॉम्बे बहुत बड़ी चीज़ है, तो उस वक्त बॉम्बे को लेकर बहुत सारी भरम और भ्रामक बातें भी थी, तो लोग बॉम्बे की तरफ आते नहीं थे। तो कहते हैं जब प्लेग हुआ और ये सारी चीज़ें हुई तो जमशेदजी टाटा को भी लगा कि अब बॉम्बे ही उनका हेडक्वार्टर है, यहीं से बिजनेस भी चलेगा। तो कहते हैं कि बॉम्बे से को लेकर उनका जो प्यार था, प्रेम था, उन्होंने कहा इस प्यार और प्रेम के लिए बॉम्बे के लिए कुछ करें और बॉम्बे को कैसे लोगों को आकर्षित करें। तब यह ख्याल आया कि एक ऐसा होटल बनाया जाए वर्ल्ड क्लास का, जिसको देखने के लिए लोग आए। तो 3 कहानियाँ हैं इसको लेकर, एक बेइज्जती वाली, एक उनके दोस्त टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, और तीसरी ये कि प्लेग के बाद कैसे बॉम्बे से लोगों को जोड़ा जाए, उन प्यार करें लोग, इसलिए बुलाया जाए। खैर, अब इन तीनों को लेकर जो कहानियाँ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आखिरकार जमशेदजी टाटा ने वर्ल्ड क्लास एक होटल बनाया, जिसको देख के अंग्रेज़ भी दंग रह गए थे। एक भारतीय बिजनेसमैन ने बनाया था। ताज पूरी दुनिया में एक ब्रांड है, ये आप सभी जानते हैं, और अब तो मतलब एक तरह से इसका वो भी है कि ये एक ट्रेडमार्क बिल्डिंग हो गई है। ताज पैलेस होटल की जो मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में ट्रेडमार्क बिल्डिंग वैसी होती है जिसका आप यूज़ बाकी लोग कॉमर्शियल पर्पस से नहीं कर सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, या फिर एफिल टावर है, ऐसे बहुत सारे, या सिडनी का ओपेरा हाउस है, ये सब ट्रेडमार्क बिल्डिंग है, आप इसका यूज़ बिजनेस पर्पस से नहीं कर सकते। उसी में ताज का नाम भी जुड़ा हुआ है, इस ताज होटल का, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ताज के बनने की तो कहानी आ गई, लेकिन ताज की ऐसी क्या खासियत थी जिसके बारे में जिक्र होता है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई इस ताज के साथ जो पहली बार हुई इस देश में। 16 दिसंबर 1903 को जब ताज खुला, जब इसमें पहली बार 17 गेस्ट आकर ठहरे, तो ये देश का, हिंदुस्तान का उस वक्त का पहला होटल था जहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी, जहाँ बिजली थी। इस होटल से पहले किसी होटल में बिजली नहीं हुआ करती थी। ये पहला होटल था ताज। ताज पहला और भी कई मामलों में रहा। ताज देश का पहला होटल था जिसके जो बार खुले, उसका हार्बर बार उस वक्त नाम था, जो दिन भर चलने वाला एक रेस्तरां था। और दिन भर चलने वाले रेस्तरां का मतलब 24 घंटे लाइसेंस मिला था। ये ताज पैलेस होटल के नाम पे है, वरना पहले घंटों के हिसाब से होता था, सुबह से शाम, लेकिन ये पूरे दिन चलने वाला था जिसका लाइसेंस मिला। 1972 में जो देश की पहली कॉफ़ी शॉप खुली 24 आवर्स, वो भी इसी ताज पैलेस होटल में खुली। इससे पहले 24 आवर्स पूरे दिन रात कॉफ़ी शॉप किसी और होटल के साथ नहीं था। ताज पैलेस होटल पहला था। तो पहला दिन भर चलने वाला रेस्तरां का लाइसेंस ताज के पास, 24 घंटे की कॉफ़ी शॉप चले, ये ताज के नाम। इसके अलावा ताज देश का पहला ऐसा होटल है जिसका रेस्तरां एसी बनाया गया था, बाद में एयर कंडीशन। इससे पहले एयर कंडीशन नहीं। जब यही सोचिए कि होटल में बिजली ही नहीं तो एयर कंडीशन की क्या बात करें। लेकिन पहला होटल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई, पहला होटल जिसके अंदर एसी रेस्तरां बनाया गया, और पहला होटल जिसके अंदर फिर बार बने और बार भी एसी बनाया गया।
ताज देश का पहला होटल था जिसके अंदर इंटरनेशनल डिस्कोथेक थी, और इससे पहले नहीं था। तो ये पहला होटल है ताज के साथ, और इसमें बाकायदा जर्मन एलिवेटर्स लगे हुए हैं। ताज के बारे में एक ये भी कहानी है कि ताज जब होटल बना तो जमशेद टाटा जी खुद ही घूम घूम कर पूरे वो लंदन, बर्लिन, पेरिस जाते थे और वहाँ के होटलों को देखते थे, और वहाँ से जो होटल के अंदर सामान सब यूज़ होना है उसका कलेक्शन वो खुद तय करते थे, और फिर वो ऑर्डर देते थे, और फिर वो सारी चीज़ें आती थी। तो पूरी दुनिया में जमशेद जी टाटा ने होटल को कैसे डेकोरेट किया जाए, कैसे क्या बनाया जाए, कैसे क्या सजाया जाए, खुद ट्रैवल करते थे, और उसके बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की। तो पहला डिस्कोथेक भी ताज के नाम पे है। ताज देश का पहला होटल था। अब यहाँ पे देखिए कहानी कहाँ पलटती है कि एक अंग्रेज़ों के होटल में जमशेद जी टाटा को जाने से रोका गया, और जब ताज होटल बना तो हिंदुस्तान का यह पहला होटल था जिसके जो बटलर्स थे वो अंग्रेज़ थे। जितने भी शुरुआत में 1903 में जब ये होटल शुरू हुआ तो जो बटलर्स हायर किए गए वो सारे अंग्रेज़ थे। अब यहाँ इसलिए नहीं कि बटलर्स अंग्रेज़ हैं उनको नीचा दिखाना है, ताज के स्टैंडर्ड को भी दिखाना था, बटलर्स को भी नौकरी मिली और बराबरी का भी मौका दिया कि देखो तुम्हारे हाथ का भी खाना हम हिंदुस्तानी खा सकते हैं। तो सोच सोच में फ़र्क होता है। तो सारे बटलर शुरुआत में जो है वो अंग्रेज़ थे यहाँ पे। इसके अलावा जो किचन में काम करते थे वो सारे फ्रेंच शेफ़ थे, फ्रांस से आए थे जो शेफ़, उन्होंने शुरू में काम किया। तो कई मामलों में ताज होटल का नाम हमेशा इसीलिए पहली बार लिया जाता है। लेकिन ताज 1903 में शुरू ज़रूर हुआ था, लेकिन यह हमेशा होटल नहीं रहा। यहाँ पे इसमें एक और कहानी है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 2014 के बाद शायद आसपास, तब भी हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और हम सब भी वर्ल्ड वॉर में झोंक दिए गए थे। तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो पूरी दुनिया जंग की उसमें आग में झुलस रही थी। बहुत सारे लोग जख्मी हो रहे थे, मारे जा रहे थे। तब कुछ वक्त के लिए ताज होटल को होटल से हॉस्पिटल बना दिया गया था, और 560 कमरे थे और 44-46 स्वीट्स आपको बताया, तो लगभग 600। तो ताज होटल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 600 कमरों का, 600 बेड का एक हॉस्पिटल था, और बाकायदा यहाँ पे जो सेना के जवान थे, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो, इनका इलाज होता था। और उतने टाइम तक के लिए ताज को, मतलब होटल की फैसिलिटी सारी ख़त्म कर दी गई थी, और ताज को एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब ये बना था तो सिंगल रूम का किराया 10 रुपये था, बाकी डबल रूम और अच्छे कमरे का किराया 13 रुपये था। तो इन सारी चीज़ों से होकर गुजरा ताज। इसके बाद ताज ने फिर दूसरा होटल गोवा में बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर 100 से ज़्यादा आज उनके होटल हैं। फिर हिंदुस्तान की दहलीज के बाहर कदम रखा। दुनिया में आज ज़्यादातर देशों में ताज के होटल हैं, ताज ग्रुप के, और ये हाल में इसे जितनी भी होटल इंडस्ट्री है उसके बेस्ट ब्रांड का अवार्ड भी मिला। तो ताज होटल ने न सिर्फ नाम कमाया, शोहरत कमाई, बल्कि पूरी दुनिया में ताज को लेकर एक नज़रिया लोगों का कायम हुआ, और आज भी ताज को लोग उसी हिसाब से देखते हैं। और इत्तेफाक से मुझे बहुत बार मौका मिला ताज होटल में जाकर ठहरने का, और वहाँ से जो आप समंदर का व्यू देखते हैं, जो गेटवे ऑफ इंडिया है आप वो देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें बेहद, और ख़ास तौर पे एक जो गोल्डन नेकलेस बनता है नरीमन पॉइंट पे, वो बहुत खूबसूरत लगता है रात के वक्त। तो आप में से बहुत सारे लोग ठहरे होंगे, बहुत सारे लोगों को अगर मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइए, क्योंकि ये एक हिस्ट्री है। 119 साल हो चुके हैं आज, 119 ईयर्स ताज होटल को बने हुए। बाद में ताज के बराबर में एक दूसरा टावर बना था जो कोई और होटल था, फिर उससे ख़रीदा टाटा ग्रुप्स ने, और 1973 में इस टावर का उद्घाटन हुआ। वो होटल भी आज उसके साथ चल रहा है। तो कैसे ताज का जन्म हुआ, मुझे लगा एक थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ें हैं, तो ये स्टोरी भी इंटरेस्टिंग। आपको कैसी लगी, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा। अब मैं आज का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक दिल की बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है क्राइम तक फैमिली है, इसलिए मैं बोल सकता हूं। कई बार हुआ, ये मैं आज क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताता हूँ। कल मैंने एक आफिया सिद्दीकी की स्टोरी सुनाई, तो उसको लेके कई मेल पढ़े मैंने,
और मुझे अच्छा भी लगा पढ़कर। आप लोग अपने दिल की बात बहुत ही बेतकल्लुफ़ी से बोल देते हैं, तो लगता है कि हक भी है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ आज। चुनाव हो, सरकारें हों, आती हों जाती हों, पॉलिटिकल बातें हों, उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर में सिर्फ़ और सिर्फ क्राइम रिपोर्टिंग की है। और मेरा मानना है कि क्राइम रिपोर्टिंग को मैं सिर्फ एक चश्मे से देखता हूँ, और वो है क्रिमिनल और क्राइम। क्राइम या क्रिमिनल को मैं कभी रिलीजन, मज़हब, धर्म के चश्मे से नहीं देखता हूँ, और देखना भी नहीं चाहिए। कई वजह है उसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा कोई एक रिलेटिव, मेरा भाई किसी का कत्ल कर दे, तो क्या मैं सिर्फ इसलिए उसका सपोर्ट करूंगा या उसको माफ़ कर दूंगा कि वो मेरा भाई है और मैं चूँकि एक मुस्लिम है तो वो भी मुस्लिम है, तो यार मुस्लिम है तो इसने कत्ल कर दिया तो क्या बड़ी बात है, माफ़ कर दो? ऐसा नहीं होगा। क्या एक मेरा कोई रिश्तेदार रेपिस्ट हो और मैं उसको माफ़ कर दूं क्योंकि वो मेरे ही मज़हब का है, कौम का है, तो इसलिए उसको माफ़ कर दो? क्या मैं डरूंगा नहीं कि ये एक रेपिस्ट है तो ये मेरे घर में भी कुछ कर सकता है, हमारे रिश्तेदारों की माँओं, बहनों, बेटों के साथ भी, बेटियों के साथ भी कर सकता है? तो ये चीज़, क्राइम को हम अगर धर्म के चश्मे से देखेंगे तो बड़ा अजीब सा मसला होता है। दूसरा, आखिरी में बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब। इत्तेफाक की बात यह है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो हम लोग कभी नहीं पूछते हैं डॉक्टर से कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये पूछते हैं कि यार जिस भी चीज़ का स्पेशलिस्ट जो है, बेस्ट कौन होगा डॉक्टर, आँखों का बेस्ट कौन होगा, हार्ट का कौन होगा, किडनी का कौन होगा। लेकिन हम नाम और धर्म पूछ के इलाज नहीं कराते, ना ऑपरेशन कराते हैं। मेडिकल स्टोर जाते हैं तो हम ये देखकर दवा नहीं ख़रीदते हैं कि दवा किस कंपनी ने बनाई है या बेचने वाला कौन है, किस मज़हब का है। चूँकि डॉक्टर ने लिखा है हमें दवा देनी है, ठीक होना है, तो हम खाते हैं। तो जब क्राइम की बातें होती हैं तो क्राइम में हिंदू और मुस्लिम कभी नहीं लाना चाहिए। मेरी नज़र में जो क्रिमिनल है उसका कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे अभी मैंने ताज की आपको कहानी सुनाई। मुंबई में जब अटैक हुआ 26 नवंबर 2008 को, 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए, ये 10 के 10 मुसलमान थे। उसके बाद इन्होंने, चाहे वो वीटी स्टेशन हो या छत्रपति हो या फिर बेस सड़क पर हो, ओबराय में हो, ताज में हो, जब वो गोली चला रहे थे, जैसे कसाब वीटी स्टेशन पे गोली चला रहा था, तो क्या कसाब को पहले से पता था कि उस वक्त वीटी स्टेशन पे जो 200 लोग मौजूद हैं उनमें कितने हिंदू और कितने मुस्लिम हैं? वो आँख बंद करके गोली चला रहा था। उसके लिए कोई मतलब नहीं है कि गोली जिसको लग रही है उसका नाम राम है या रहीम है। उसको यही बताकर भेजा गया था तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना है। तो अब यहाँ पे ये बात करें कसाब है और वो रहीम को छोड़ देगा, तो फिर उसके पास लिस्ट होनी चाहिए थी। बट वो तो अंधाधुन गोली चला रहा है, उसको निशाना भी नहीं ले रहा, वो बस अपने AK-47 का मुंह इधर से राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट कर रहा है वो। उसी तरह ताज में क्या वो रिसेप्शन पे जाके गेस्ट लिस्ट पहले चेक करते हैं कि किस कमरे में किस धर्म के लोग ठहरे हुए हैं? नहीं, उनको मारना था। तो यहाँ पे फिर धर्म कहाँ आ गया? नहीं आया। अब मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कल आफिया सिद्दीकी की कहानी थी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने आतंकवादी क्यों कहा। कुछ लोगों की बातों से मैं 100% सहमत हूँ। कई बार हम मीडिया में ये होता है कि जैसे किसी को आज पकड़ा, हम उसी दिन डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कातिल है, हम उसी दिन डिक्लेयर कर देते हैं कि ये आतंकवादी है। जैसे हम कह देते हैं कि आज पुलिस ने 4 आतंकवादियों को पकड़ा। ये गलत है, ये जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ है। आतंकवादी या कातिल तब तक हम नहीं कह सकते सामने वाले को जब तक कोर्ट अपना फैसला न सुना दे। पुलिस के गिरफ्तार करने भर से वो शख्स कातिल या आतंकवादी या बलात्कारी नहीं होता है। और ऐसे 50 केस होंगे, हज़ारों, जो आपको पता होगा पकड़े बाद में अदालत से बेगुनाह छूट गए। तो जब तक अदालत अपना फैसला ना दे दे, हाँ यहाँ पे भी अब एक 3 चीज़ें हैं। लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये मुजरिम है, वरना उससे पहले वो मुलजिम होता है। बार बार मैंने कहा, मुलजिम मतलब जिस पे इल्ज़ाम है, मुजरिम मतलब जिस पे जुर्म साबित हो गया। तो अदालत ने एक बार अगर उसको गुनहगार साबित कर दिया है, फिर आप उसे आतंकवादी कहिए, आप उसे कातिल कहिए, आप उसे बलात्कारी कहिए। लेकिन जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं देता, क्या पता कोर्ट जिसे पुलिस वाला आतंकवादी बताकर कोर्ट तक ले गया है और अदालत उसे छोड़ दिया, ऐसा हुआ है, तो फिर हम वो जो 4 साल तक हमने उसके ऊपर आतंकवादी का तमगा लगा दिया, उसकी फैमिली पे, उस पर, उसके जानने वालों पे क्या बीतेगी। और 4 साल बाद जब वो बेकसूर साबित होता है तो हम कौन सी खबर चलाते हैं, छोटी सी, पता भी नहीं चलता, और वरना हेडलाइन होती है।
तो मैं इससे सहमत हूँ कि जब तक अदालत साबित न करे जुर्म, हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी, आफिया सिद्दीकी को 2010 में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने बाकायदा तमाम सबूतों को सामने रखकर 86 ईयर 86 साल कैद की सज़ा दी। तो किस जुर्म में दी? आतंकवादी और आतंकवादियों का सपोर्ट करने, उनके साथ साजिश में शामिल होने के लिए। तो जब अदालत ने कह दिया तो फिर आतंकवादी कहने में कोई बुराई नहीं है। अदालत अगर उसे बरी कर देती तो ठीक है। ये भी हो सकता है, अभी मुझे नहीं मालूम है वहाँ का इस केस का अपडेट क्या है, कि शायद वो हाईएस्ट, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, कि उस सुप्रीम कोर्ट तक में गया है या ये मामला फाइनल हो गया, 86 लास्ट है। लेकिन फिर भी अगर एक कोर्ट ने आपको कह दिया तो जब तक दूसरे कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो वही मुजरिम है, वही आतंकवादी है, वही कातिल है। तो मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि क्राइम रिपोर्टिंग में अगर हम धर्म और मज़हब देखकर स्टोरी सुनाऊं या कवरेज करूं तो फिर मुझे लगता है कि शायद कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हर क्राइम में कोई ना कोई शख्स इन्वॉल्व होता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। अब मैं अगर किसी मुस्लिम ने क्राइम किया है तो मैं फिर ये कहूँगा कि यार मुस्लिम है, छोड़ दो, इसकी क्या कहानी सुना, इसको क्या बदनाम करूँ, तो गलत है। किसी हिंदू ने किया और मैं कहूँ कि यार हिंदू है, चलो इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर इसको फंसाता हूँ और इसको और बदनाम करता हूँ, तो भी जर्नलिज्म का एथिक्स गलत है। तो इसीलिए क्राइम को सिर्फ क्राइम के तराजू में तोलना चाहिए कि उसने क्या जुर्म किया है, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, उसके खिलाफ क्या सबूत है, बस। उसका नाम क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका ज़ात क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसमें धर्म, ज़ात, मज़हब ये सब डाल दिया तो फिर मेरा मानना है कि जर्नलिज्म छोड़कर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाय की दुकान खोल लें, आप होटल खोल लें, आप कुछ और काम कर लें, बेहतर होगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से किसी को गलत कहकर कि उसे आतंकवादी क्यों कहा गया और नहीं कहा गया, मेरा मानना है कि वैसा भी नहीं होना चाहिए। और मैं ये सारे इस हक़ से कह रहा हूँ कि मैं आप सबको फैमिली मानता हूँ और मुझे लगा कि आज बड़े दिल की बात है तो दिल से कहना चाहिए, और मैंने दिल से कही है ये बात सारी। मैं भी इंसान हूँ, बहुत बार हो सकता है और मैंने की भी है कई गलतियाँ। आप ही लोग मुझे सुधारते हैं कि मैंने ये जगह का नाम गलत बताया, ये चीज़ गलत बता दी, और जब जब ऐसा मेरे नोटिस में होता है मैं खुद ही उसको सुधार देता हूँ। लेकिन जब अब जैसे मुझे याद आया कि एक ने मेल लिखा था कि आप हमेशा जो क्राइम में है, ये जितने भी टेररिस्ट ये होते हैं, मुस्लिम के ख़िलाफ़ ही क्यों आप कहानियाँ सुनाते हैं, या उनके नाम उसमें मुस्लिम ही टेररिस्ट क्यों आते हैं। तो मैंने इसको सोचा, जो उसने मेल लिखा हमारी फैमिली मेम्बर ने लिखा है, तो फिर मुझे याद आया कि अगर मैंने 20-22 साल से क्राइम रिपोर्टिंग की है तो मेरे अपने इस टाइम में अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर कवरेज क्या किया है मैंने, और कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा कर रहे थे। अंडरवर्ल्ड डाउन है तो उधर दाऊद इब्राहिम है। आप टेररिस्ट ग्रुप पे आए तो चाहे वो अलकायदा हो, ISIS हो, या फिर लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, तो ये सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टेररिज्म से जुड़े हुए हैं। तो अब अगर जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो फिर इन्हीं का नाम आता है, तो फिर मैं इन्हीं का नाम लूँगा। हाँ, बीच में था, एक वक्त था जब खालिस्तानी को लेकर था, वो कुछ चीज़ें हुई थी। बीच में एक जब समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था तब एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम आया था। लेकिन सवाल ये है कि जो चीज़ जब होगी और जैसे जैसे होगी, अगर मैं उसको वैसे वैसे रिपोर्ट नहीं करूं तो फिर मुझे लगता है कि न मेरी कहानी कहने का मतलब है कुछ, और ना आपके सुनने का भी मतलब है। और अगर कहना और सुनना है तो फिर बहुत ईमानदारी से होनी चाहिए, दोनों चीज़ें। तो दिल में आया तो मैंने आज इसलिए आपसे शेयर की। अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये बात जो भी कही बिना सोचे समझे बहुत दिल से निकली और ज़ुबान तक आई थी। अब आते हैं अपने इसी परंपरा पर। आज खुशहाल हैं या खुशल हैं, मैं नाम शायद गलत अगर नहीं, मुझे लगता खुशहाल होना चाहिए। खुशहाल चौहान का बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे खुशहाल। और अपील पांजा बुधा, बल्कि पांजा बुधे अमरावती से है, इनके फादर इन्होंने भेजा है। इसके अलावा आरवी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आरवी। और सुरेला दिनेश जी ने भेजा, इनकी बेटियां हैं। मोहम्मद शादाब अनवर का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शादाब। और ये भेजा है देबारचा चकलादर ने। इसके अलावा समृद्ध दास का भी जन्मदिन है आज, हैप्पी बर्थडे समृद्ध दास। और ये बेटियां हैं समीर रंजन और मंजुश्री धर की, त्रिपुरा से हैं।
इसके अलावा अबू बकर बेग का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अबू बकर, और कोलार कर्नाटक से हैं ये। अल्पना मिश्रा जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अल्पना जी, वेस्ट बंगाल से हैं ये। ओकीला खान का जन्मदिन है, फरजाना खान ने भेजा, हालांकि कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ओकीला जी। विजीत किराड, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विजीत। और रजत किराड जी ने भेजा है। इसके अलावा गुल अफशां सदफ़, इनका भी आज बर्थडे है, जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुल। और इनकी अम्मी का भी आज बर्थडे है, नाम भेजा नहीं उन्होंने, तो आप दोनों को जन्मदिन की बधाई। और अंसारी अकबर, इन्होंने भेजा है, गुल के फादर हैं ये। सैफुद्दीन खान का भी आज जन्मदिन है, अजमेर से हैं, हैप्पी बर्थडे सैफुद्दीन। इसके अलावा विशाल बोरीचा का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विशाल। लेंसी नरेंद्र कुमार मकवाना, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे लेंसी। और ये भेजा है, ये रहती हैं अम्बेली गुजरात में, और नरेंद्र मकवाना जी ने भेजा, उनकी बेटियां हैं। इसके अलावा गायत्री देशमुख का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गायत्री जी। और श्वेताली इनकी बहन, उन्होंने भेजा है। संदीप कौर, इनका जन्मदिन कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे संदीप। और रंजीत सिंह की पत्नी हैं, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा सोनू शाह और अनीता, इनकी एनिवर्सरी है। और भेजा है इनकी बेटियां निधि और सिमरन ने। तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। अब बंटी राउत लिखते हैं कि ये मुंबई में हैं, वीडियो एडिटर हैं, कहते हैं कि एडिटिंग करते करते आपकी कहानी सुनते हैं और मुझे इनकी एक लाइन अच्छी लगी, मुझे कुछ याद भी आ गया इस लाइन पर, कोई एक कहता रहता अक्सर ये। तो बंटी राउत कहते हैं कि जब एडिटिंग करता हूँ 3-3 घंटे तक आपकी कहानी सुनता हूँ तो वक्त का पता नहीं चलता और कंटाला भी नहीं आता। तो कंटाला कहते हैं वहाँ पे मुंबई में शायद सुस्ती को, और आपको नींद आ रही हो या कुछ, तो ये अच्छा लगता है सुनने में कंटाला शब्द। नौशाद अंसारी हैं, और ये मायरा इस्लाम बांग्लादेश की एक्ट्रेस हैं जिनका भी मर्डर, वो कहानी सुनना चाहते हैं। और भी कई लोगों ने लिखा है, मैं ज़रूर नौशाद सुनाता हूँ जल्दी इसको। इसके अलावा विवेक कुमार ठाकुर हैं, और इनका कहना है कि आपने बहुत सारी कहानी सुनाई, कुछ सुपर कॉप, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इनकी कहानी सुनाए, नवनीत सिकेरा का भी नाम लिया है। चलिए कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जल्दी नवनीत सिकेरा की कम से कम कहानी सुना दूँ या उनसे बातचीत ही पूरी सुना दूँ। ब्रजेश कुमार पाठक जी हैं, वाराणसी से, आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा ब्रजेश। सलीम रज़ा हैं, और ये रेलवे में अफसर हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपनी इस कहानी के ज़रिए लोगों को एक अपील ज़रूर कीजिएगा। सलीम साहब ने अच्छा लिखा मैसेज कि हम सिर्फ भरोसे पे ना बैठें, अपना ख्याल रखें। कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा, आजकल तो मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, 700-800 पढ़ रहे, अब डेथ भी हो रही है, तो इसको लाइटली ना लें, गाइडलाइंस का पालन करें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, बेवजह इधर उधर ना जाएं, घूमे फिरे नहीं। और ये खुद सलीम रज़ा साहब रेलवे में अफसर हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हैं। तो थैंक यू सलीम साहब आपकी इस मैसेज के लिए, और मुझे उम्मीद है क्राइम तक फैमिली इसका पालन करेगी। इसके अलावा जय जोगेश हैं, और पिम्पाल गांव से हैं, एक डबल मर्डर की कहानी सुनना चाहते हैं। अनुराग पाठक हैं, ब्रिस्बेन से, और इनका कहना है कि एक लखनऊ में एक रेप केस हुआ था जिसमें बाप ने ही बेटियों का रेप किया था, वो कहानी सुनना चाहते हैं। मैं ज़रूर सुनाता हूँ अनुराग साहब। समीर लालानी हैं मुंबई से, और ये लेडी जासूस और हैंसी क्रोनिया की कहानी सुनना चाहते हैं। चंदन शर्मा जी हैं, और ये पेड्रो लोपेस कोलंबियन सीरियल किलर की कहानी सुनना चाहते हैं। चंद्र विलास कदम है। इसके अलावा फैज़ान है टोक्यो से, और ये पूछ रहे थे कि आपकी टीम में आसिम और आपके आज तक में बहुत सारे लोग बीमार थे, फीवर था, कोरोना था, कैसे हैं? तो सब ठीक है, आसिम भी अब ठीक है, और बाकी लोग भी ठीक हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फैज़ान। इसके अलावा अनूप गुप्ता हैं, करण राज हैं यूके से, और ये मुग़ल एम्पायर की कहानी सुनना चाहते हैं। तो चलिए कभी ये भी सुनाता हूँ हिस्ट्री पढ़ के। सुरजीत गहलियान है। इसके अलावा उमेश कुमार बत्रा हैं इंदौर से, और भूमि हत्याकांड की कहानी सुनना चाहते हैं, ये भी आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।